देखिए, बादशाह का सिर झुक गया है और उनकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। तुम जीत गए प्रताप। सुनने में कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला लगता है ना? जरा सोचिए, भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राटों में से एक अकबर, उनकी आंखों में आंसू हैं, और वो भी अपने सबसे बड़े और सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी के निधन की खबर सुनकर। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने एक इतने विशाल साम्राज्य के शासक को अंदर तक झकझोर दिया था। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं वो है द अनयील्डिंग राजपूत, महाराणा प्रताप का महाकाव्य। हम यहाँ साम्राज्य के विस्तार और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के बीच हुए उस महासंग्राम की बात कर रहे हैं जो आज भी अदम्य साहस और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के गौरव की। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 16वीं शताब्दी का भारत। ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का दौर था। मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और आमेर, मारवाड़ जैसे कई राजपूत राज्य उनके अधीन हो चुके थे। लेकिन अरावली की इन पहाड़ियों के बीच मेवाड़ बिल्कुल एक चट्टान की तरह अडिग खड़ा था और इस स्वाभिमान की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप का बचपन कोई महलों की चारदीवारी में नहीं बीता। क्या आप जानते हैं, वे भील समुदाय के बीच पले बड़े थे। भील लोग उन्हें इतने प्यार से कीका बुलाते थे और इन्हीं जंगलों में उन्होंने न सिर्फ तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखी, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में सरवाइव करना सीखा। और ये चीज आगे चलकर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली थी। 1572 में जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली तो हालात सच में बहुत खराब थे। चित्तौड़गढ़ मुगलों के कब्जे में था, खजाना लगभग खाली था, लेकिन उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने एक ऐसी कसम खाई जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उन्होंने कहा कि जब तक वे मेवाड़ को पूरी तरह से आजाद नहीं करा लेते, वे राजमहलों में नहीं रहेंगे, बिस्तरों पर नहीं सोएंगे और सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। मतलब सोचिए, मातृभूमि के लिए महलों का सारा सुख छोड़कर ऐसा कठोर जीवन चुनना, ये कोई आम बात नहीं है। और इसी कठोर संकल्प ने हल्दी घाटी का रास्ता तय किया। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये है कि अकबर को भी ये पता था कि प्रताप आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उन पर सीधा हमला बहुत भारी पड़ता, इसलिए उसने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का सहारा लिया। एक के बाद एक 4 मिशन भेजे गए। पहले जलाल खान, फिर राजा मानसिंह, उसके बाद भगवंत दास और अंत में टोडरमल। लेकिन प्रताप, उन्होंने हर बार साफ इनकार कर दिया। स्रोत हमें ये भी बताता है कि राजा मानसिंह के साथ तो एक भारी विवाद भी हुआ था। प्रताप ने उनके साथ दावत में बैठने से ही मना कर दिया था क्योंकि मानसिंह के परिवार ने मुगलों के साथ रिश्ते जोड़े थे। बस इसी अपमान ने उस चिंगारी को हवा दे दी जो आगे चलकर एक भयंकर आग बनने वाली थी। और जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो अपरिहार्य रूप से शुरुआत हुई हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक महासंग्राम की। तारीख थी 18 जून 1576। ये लड़ाई बिल्कुल डेविड और गोलियत की तरह थी। एक तरफ साम्राज्य बढ़ाने की जिद थी तो दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान की रक्षा। अगर आप दोनों सेनाओं को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक ओर मुगलों की विशाल सेना जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक और भारी तोपें थी, और दूसरी ओर मेवाड़ की सेना में केवल 3,000 घुड़सवार और हमारे भील तीरंदाज थे। लेकिन उनके पास अरावली की पहाड़ियों का सॉलिड एडवांटेज था। हाकिम खां सूर और भील मुखिया राव पूंजा के नेतृत्व में ये छोटी सी सेना मुगलों के इस विशाल समुद्र से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में केवल इंसानों ने ही नहीं, जानवरों ने भी अपनी वफादारी की ऐसी मिसाल दी जो सच में अविश्वसनीय है। स्रोत में राम प्रसाद नाम के एक हाथी का जिक्र है। इस हाथी ने मुगल सेना में सच में तबाही मचाकर रख दी थी। जब उसे पकड़कर अकबर के सामने ले जाया गया और उसका नाम पीर प्रसाद रखा गया तो उस जानवर ने मुगलों का दाना पानी तक छूने से इनकार कर दिया और 18 दिन भूखा रहकर अपनी जान दे दी। सोचिए, एक जानवर का अपनी मिट्टी के लिए ऐसा समर्पण। और इसी युद्ध के बीच एक ऐसा सीन आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं लगता। महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा चेतक बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए सीधा मुगल कमांडर मानसिंह के हाथी की ओर छलांग लगा देता है। चेतक के अगले पैर सीधे हाथी के दांतों पर टिकते हैं और उसी सेकंड
प्रताप अपने भाले से मान सिंह पर एक जबरदस्त प्रहार करते हैं। मान सिंह तो हौदे में छिपकर बाल बाल बच जाता है, लेकिन उसका महावत वहीं मारा जाता है। इस एक पल ने पूरे युद्ध का रुख ही पलट के रख दिया था। लेकिन जब प्रताप की सेना चारों तरफ से घिरने लगी और ये अफवाह उड़ी कि खुद अकबर भारी सेना लेकर आ रहा है, तो उन्हें एक टैक्टिकल रिट्रीट की जरूरत थी। प्रताप को उस घेरे से सुरक्षित निकालने के लिए उनके एक बेहद वफादार सरदार झाला मान सिंह ने उनका शाही छत्र खुद पहन लिया। मुगल सेना धोखा खा गई। उन्हें लगा यही प्रताप हैं और वे झाला मान सिंह पर टूट पड़े। उन्होंने अपने राजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पूर्वज ने राणा सांगा के लिए किया था। अब युद्ध भूमि के उस शोर शराबे से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं चेतक के सर्वोच्च बलिदान की। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर पहले ही बहुत बुरी तरह कट चुका था। वो दर्द से कराह रहा था, खून बह रहा था, लेकिन अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने की उसकी जिद देखिए। रास्ते में एक बहुत चौड़ी खाई आई और घायल चेतक ने अपनी पूरी आखिरी ताकत लगाकर उसे एक ही छलांग में पार कर लिया। महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बस कुछ ही पल बाद चेतक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। स्रोत बताते हैं कि कभी हार न मानने वाले अजय महाराणा प्रताप भी उस दिन अपने उस वफादार दोस्त के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोए थे। लेकिन याद रखिए, हल्दी घाटी का युद्ध भले ही खत्म हो गया था, पर लड़ाई अभी बाकी थी। दिवेर की विजय इसका प्रमाण है। और ये चीज इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि प्रताप की रणनीति कितनी कमाल की थी। उन्होंने सीधे आमने सामने की लड़ाई छोड़ दी और छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। भील समुदाय के साथ मिलकर वो अरावली की इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का इस्तेमाल करते, अचानक से हमला करते और जंगलों में गायब हो जाते। उन्होंने मुगलों की सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी। हालात इतने खराब हो गए कि गोगुंदा जैसी जगहों पर मुगल सैनिकों को जिंदा रहने के लिए अपने ही घोड़ों का मांस तक खाना पड़ा। वे अपने ही जीते हुए किलों में कैदी बनकर रह गए थे। और इसी कमाल की रणनीति का नतीजा था 1582 का दिवेर का युद्ध। प्रताप की सेना ने मुगलों के ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया कि मुगल कमांडर सुल्तान खान के मारे जाने के बाद बाकी सेना की हिम्मत ही टूट गई। और पता है क्या हुआ? पूरे 36,000, जी हाँ 36,000 मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर करना पड़ा। ये प्रताप के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और इसी दिवेर के युद्ध के दौरान प्रताप की ताकत का एक ऐसा खौफनाक किस्सा सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। स्रोत के मुताबिक जब अकबर के सबसे खूंखार सेनापति बहलोल खान का सामना प्रताप से हुआ, तो वो एक पल भी नहीं टिक पाया। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक ऐसा अचूक वार किया कि बहलोल खान और उसका घोड़ा दोनों के बीच से दो टुकड़े हो गए एक ही वार में। ये उनकी युद्ध क्षमता और शारीरिक ताकत का एक ऐसा प्रमाण है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। चलिए अब इस महान जीवन की अमर विरासत की ओर आगे बढ़ते हैं। इतने सालों के कड़े संघर्ष के बाद दिवेर की जीत पर प्रताप रुके नहीं। उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर सहित मेवाड़ के लगभग पूरे हिस्से को वापस आजाद करा लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्षों तक उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया और मेवाड़ की वो खोई हुई चमक वापस ला दी। 1597 में एक शिकार के दौरान आई चोट से उनका निधन हो गया और भारत के इतिहास के एक बहुत महान युग का अंत हो गया। और अब हमारी ये कहानी ठीक वहीं वापस आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। मशहूर कवि दुर्सा आढ़ा ने अकबर के दरबार में खड़े होकर प्रताप के लिए एक कविता पढ़ी थी। उन्होंने कहा, प्रताप, तुमने कभी अपने घोड़े पर शाही मोहर नहीं लगने दी, कभी अपनी पगड़ी मुगलों के सामने नहीं झुकाई, और आज तुम्हारी मृत्यु पर उस महान बादशाह अकबर का सिर भी झुक गया है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सोचिए, आपके सबसे बड़े दुश्मन के आंसू, क्या ये आपकी वीरता और आपके चरित्र का सबसे बड़ा सम्मान नहीं है? बिल्कुल है। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब बड़े बड़े साम्राज्यों का शोर शांत हो जाता है, जब धूल बैठ जाती है, तो इतिहास सबसे ज्यादा किसे याद रखता है? क्या उन जमीनों को जिन्हें खून बहाकर जीता गया था, या फिर उस अजय आत्मा को जिसने कितनी भी मुश्किल क्यों न हो कभी झुकना स्वीकार नहीं किया? मेवाड़ के इस अनयील्डिंग राजपूत की कहानी ने अपना जवाब तो दे दिया है। इस पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा।